तो दोस्तों प्रीलिम्स के कुछ आखिरी दिन है और ना अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा पीक करना पड़ेगा आपको। मैंने इस पर एक वर्कशॉप भी ली थी, उसमें बहुत से बच्चे आए, लेकिन अगेन अब इट्स टाइम कि ना हम इसको थोड़ा यूट्यूब पे रैपिडली डिस्कस कर लें। मैं आपको चाहता हूँ कुछ चीज़ें बताना, और ऑफ कोर्स इसमें आपको चाहता हूँ बताना कि मैं मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ मेंस में, और कुछ एथिक्स या एसए के बारे में बातें कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेंस तक पहुँचें, कि अगर सिर्फ प्री में ही अगर छंटाई हो गई, बाहर चले गए, तो क्या पॉइंट है ना फिर पढ़ाने का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेंस तक पहुँचें, और आपने अगर बहुत मेहनत की है तो इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस को पीक पे लाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। ओएमआर के बारे में आपको चाहता हूँ मैं कुछ रैपिडली चीज़ें बताना, और कि कैसे अपनी जो पेपर के अटेम्प्ट को आइट्रेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और उससे अटेम्प्ट बढ़ता है, आपका जो स्कोर बढ़ता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, स्टैंडर्ड सवाल है। और हमने ये जैसे वर्कशॉप में डिस्कस किए थे, थोड़ा सा वो आपके सवाल जवाब थे, यहाँ पे सवाल जवाब नहीं होंगे, आप कमेंट करना, कमेंट में आपको मैं आंसर कर दूंगा। एंड देन कितने क्वेश्चन आंसर करें, लास्ट डेज का क्या प्लान बनाऊं, क्योंकि बिल्कुल ये लास्ट डेज है ना, अब तो कुछ है, जो कुछ मुट्ठी भर दिन रह गए हैं अब तो। एंड देन उसके बाद कि सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जब जो एग्जाम का टाइम है उसमें तेज चलना चाहिए। माउंटेनियर्स का एक सिंपल सा हैक है, मैंने अपने अनेक वीडियो में बताया, आज फिर से बता दूंगा आपको। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, पीवाईक्यूज अगर रिवाइज करना चाहते हो, लगता है कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर में रिवाइज करना। एंड देन सीसैट के प्लान के बारे में बता दूंगा आपको, कि सीसैट पर नंबर लाने मुश्किल हो गए हैं, तो कैसे इसमें हम काम कर सकते हैं, और नो ईगो माइंडसेट से पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखना, और पेन कौन सा ले जाना एक्सेट्रा, एंड में क्विक एक उस पर मैं आपको जो स्लाइड दिखा दूंगा। तो ये, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये डिस्कशन का पार्ट रहेंगी अभी, और ये ज़रूरी है, ये 15-10-20 मिनट। तो ओएमआर कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, ओएमआर, और ओएमआर में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। आपने चाहे हमारे शायद जानते होंगे, हमारे साथ पढ़ाते हैं आयुष सर, बहुत ही जैसे अब तो फेमस जो टीचर बनते जा रहे हैं, और बहुत से इवन कि इस साल टॉपर्स ने उनका नाम लिया। तो मैं उनके बारे में चाहता हूँ बताना, उन्होंने रिसेंटली ही 2 बार इंटरव्यू दिया, इस बार भी इंटरव्यू दिया था, और लेकिन उन्होंने पीसीएस में रैंक भी लिया है। मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ क्रेडेंशियल्स, क्योंकि उन 2020 में उन्होंने ओएमआर गलत भर दी और उनका प्री ही नहीं हुआ। ओएमआर गलत भरना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है उनको, तो पड़ सकता है हमें, क्योंकि पर्टिकुलरली हम जो यूपीएससी से कम्युनिकेट करते हैं, यूपीएससी को बात समझाते हैं, वो ओएमआर के थ्रू समझाते हैं कि सर मुझे ये सवाल भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, कैसे बताते हो आप, ओएमआर में गोला लगा के। तो ओएमआर गलत नहीं भरनी। तो अब ओएमआर भरने की बहुत सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। कोई बच्चा कहता है कि लास्ट के 15 मिनट में भर दो सभी, पूरा टाइम पेपर सॉल्व करो। कोई बच्चा कह रहा है कि मैं हर एक सवाल अटेम्प्ट करूंगा तो उसके बाद भरूंगा, है ना, ताकि कोई रिस्क नहीं लेने का। तो इसलिए ना एक इन बिटवीन पाथ चूज कर लो। सिंपल पाथ है कि हर जो 4-5 सवाल आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद ओएमआर भरो। ठीक है, 4-5 सवाल, क्योंकि ना देखो गलती क्या हुई, जैसे आयुष सर ने जब भरना शुरू किया, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 पे जो ओएमआर पे जो गोला लगाना था, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे गोला लगाना है, वो 7 पे लग गया, एकदम बगल बगल में 7 पे लग गया, 7 वाला 8 पे लग गया, 8 वाला 9 पे लग गया, आगे आगे गलती बढ़ती जाएगी, हर एक क्वेश्चन ही गलत होता चला जाएगा। आंसर में आप देखेंगे अंत में कि जब तक पता लगेगा वहाँ पे कोई वाइट फ्लूइड, ये वो एटसेट्रा, कोई कुछ काम नहीं करता है इस पे, फिर 1 साल जाता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए अगर इन केस अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन गलती हो जाए, तो सिर्फ वो 3-4-5 क्वेश्चन तक ही सीमित हो, और उसके आगे ना जाए ना, आपको मौका तो हो पेपर निकालने का। तो इसीलिए 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपने जब टिक लगा लिया अपने पेपर में, लग रहा है कि यस ये मैंने अटेम्प्ट कर दिए, उनको 4-5 क्वेश्चन को आके यहाँ पे ओएमआर में उतार दो, जरूरी है। ठीक है, और ये देखते रहो कि क्या आपने करेक्टली फिल किया है, क्योंकि अभी ना जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस जो हम वहाँ मार्क कर रहे हैं, वो बहुत कम हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि 100 के 100 ही अटेम्प्ट कर देते थे हम, है ना, अभी 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं हो पाते, अभी बहुत कम हो गए अटेम्प्ट। तो इसीलिए जो अटेम्प्ट कर रहे हो वहाँ पे ओएमआर पे सही उतारा गया है कि नहीं उतारा गया, थोड़ा सा आपको दिमाग अब एक्टिव रख के वहाँ पर देख के काम करना होगा। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन, ना तो पेपर के अंत तक वेट करो, इंपॉर्टेंट चीज, एंड ना ही हर एक क्वेश्चन के बाद मार्क करने बैठ गए, नो, इन बिटवीन 4-5, क्योंकि टाइम सेव करना जरूरी है। अदरवाइज टाइम की जो फालतू की यहाँ पे खपत होती है, हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यहाँ पे मार्क किया शीट में, फिर वहां गोला लगाया, नो, वेट, 4-5 क्वेश्चन के बाद मार्क कर दो। ओके, देन आइटरेशंस। पेपर मुश्किल होता है, और आपको लेकिन हर एक पेपर में कुछ कुछ सवाल हैं जो काफ़ी आसान है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना शुरू किया, आगे बढ़ रहे हैं, एंड आगे बढ़ते बढ़ते आप किसी कारणवश सिर्फ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 86 तक ही पहुंच पाए, तो 86 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच पाए, आखिरी के 14 सवाल देख ही नहीं पाए, पेपर खत्म हो गया, टाइम खत्म। तो लेकिन आखिरी 14 में ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 सवाल थे, बहुत ही आसान थे, और आपके वो बिल्कुल ही मिस हो गए। तो इसलिए पेपर हमेशा आइटरेशंस में करना चाहिए। आइटरेशंस का मतलब क्या होता है कि एक बार आप पेपर को हमेशा ग्लांस दो। ठीक है, ग्लांस मतलब कि जो जैसे आपको पेपर मिल जाता है, जब वो उसके ऊपर वो एक सील लगी होती है, आपको बोलते हैं कि अभी रख लो, अभी इसको ओपन मत करना, लेकिन स्टिल बच्चा कुछ देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपको पेपर मिल जाए, जब
घंटी बज गई है, शुरू कर दिया आपने, एंड आपने सील वहाँ पर उसको हटाई एंड ओपन किया, पेपर देखना शुरू किया, तो उसके बाद जो जैसे जैसे आगे एक बार क्विक ग्लांस करो पेपर को, कि 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसमें, लेकिन ग्लांस करना जरूरी है कि आपको आइडिया मिलेगा कि कितना भारी पेपर है। कुछ कुछ पेपर में लेकिन सवाल दिख रहे हैं, ये 7, 8, 10 सवाल तो मुझे कम से कम नजर आ गए जो मुझे शायद ठीक से आते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जब आप पढ़ना शुरू करोगे, ऐसे कहते हैं दिमाग गर्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कि चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो इसीलिए सिंपल सवाल मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सोचोगे आप, ठीक है। सिंपल सवाल थोड़े से देन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन लेस रिस्क है कि इसमें से 4 में से मैं 1 या 2 ऑप्शन से हटा पाया हूँ, इन 2 में से चूज करना है। लेस रिस्की है कि जहां पे 4 ही नहीं पता, वो अलग तरह के सवाल है। जिसमें 4 में से सिर्फ 1 ही हटा पाया, अभी मोर रिस्क वाले सवाल हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे यू विल हैव नो क्लू कि आपको होगा, और ये ना यूपीएससी में ये बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे यू विल हैव नो क्लू कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको आंसर मार्क करूं। चारों समझ नहीं आ रहे, सवाल समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो सिंपल वाले हैं उनके आगे चाहे आप टिक लगा दो कि ये, जैसे जब आप पेपर को ग्लांस करते हुए, पन्ने पलटते हुए आगे बढ़ रहे हो, ये मैं कर लूंगा अटेम्प्ट, ये थोड़े सिंपल लग रहे हैं, मुझे आते हैं। एंड देन जो थोड़े से लेस रिस्क लग रहे हैं, ये गोला टाइप से लगा दिया है ना, ये गोला लगा दिया कि ये गोला लग रहा है मुझे, कि मैं इसको आके देखूंगा, ये मुझे शायद मेरे कंट्रोल में है, मैं इनको थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, एलिमिनेशन लगाऊंगा, थोड़ा चांस लेना पड़ेगा, रिस्क है लेकिन कर दूंगा। एंड देन थोड़ा मोर रिस्क कि ये करूं कि ना करूं, है ना, डाउट लग रहा है, करूं कि ना करूं, ये ज्यादा रिस्क है। एंड देन नो क्लू, सर ये तो कर ही नहीं सकता मैं, कि ये पेपर तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। तो इसीलिए अगर मान लो 10 से 12 से 14 सवाल यहाँ पर हैं, जैसे 10, 12, 20 के आसपास यहाँ पर हो गए, और अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास सवाल यहाँ हो गए, मैं बहुत ही कम आपको भी बोल रहा हूँ, ये 44 क्वेश्चंस बनते हैं जो आप अभी भी कर पाओगे। इसमें भी जब आप बढ़ोतरी करना शुरू करते हो, जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस यहाँ बढ़ेंगे लेस रिस्क वाली कैटेगरी में, कि जो आपको पक्का श्योर तो नहीं है कि इसका आंसर यही है, लेकिन आपको पता है कि ना मैं इसमें एलिमिनेशन लगा के और ये स्टेटमेंट लगा के मेरी कुछ नॉलेज बोलती है ये तो हो ही नहीं सकता, पक्का ही नहीं हो सकता, तो इसका रंग ये शायद यही होगा। तो इस तरह करते करते आप ये जो लेस रिस्क वाले हैं, ये 20 प्लस माइनस आप यहाँ पे 10 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो तभी आपका अटेम्प्ट थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। तो इसीलिए आप इसको मार्किंग जो स्कीम है ये वाली, किस जो आता है वो टिक लगाया, लेस रिस्की लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लग रहा है, ये तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा। कुछ भी आप ये, जैसे ये मेरा एक, अगर एक वो जो था मेरा एक ये सिंबल वाला तरीका अपने में पेपर में यूज़ करता है, और मैं आपको चाहता हूँ बताना, मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हैं, 5 के 5 क्रैक किए। लेकिन अगेन मैं आपको ये भी चाहता हूँ बताना कि 5 प्रीलिम्स मेरे मानने में तब रिलेटिवली आसान थे, अभी प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है। 2016 में मैंने आखिरी प्रीलिम्स दिया था और मेरे उसमें 151 या 152 मार्क्स थे, एंड दैट वाज वेरी वेरी हाई। पेपर भी रिलेटिवली आसान था, पढ़े लिखे में से पेपर आ जाता था, तो इसलिए जो आसान माना जाता है। तो लेकिन अगेन मैं आपको चाहता हूँ बताना कि गेम हमेशा रिलेटिव होती है। रिलेटिव गेम मतलब कि आपका मुकाबला यूपीएससी से नहीं है, आपका मुकाबला अगल बगल या और से पूरे बाकी कैंडिडेट से है। तो इसीलिए रिलेटिव गेम में आपको बाकियों से बेहतर परफॉर्म करना होता है, सबसे बेहतर परफॉर्म नहीं करना होता। ओके, तो इसलिए प्रीलिम्स में ये बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है। ओके, देन माइंड सेट डेवलप करने की मैं आपको बात कह रहा हूं। देन अटेम्प्ट कितने करें, तो नहीं यहाँ पे ना कोई पहले दिमाग पे भारी अपने कोई आइडिया लेके मत जाना। नो प्री कॉन्सीव्ड नोशन, ठीक है। कोई ऐसे दिमाग में आइडिया लेके नहीं जाना कि इतने तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, नो, ऐसा कुछ भी लेके मत जाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। यहाँ पर ना आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ का ट्रेंड देखो, इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड, कंटिन्यूअसली नीचे आता जा रहा है। 116 की मैंने आपको बात बताई, और उससे अभी लास्ट ईयर 75 तक आ चुके हैं कट ऑफ। ये कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पर जो थोड़ा स्टेबल हुआ लगा, लेकिन ये नीचे ही आता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर है ना, देखो 87 88 की रेंज है, 75 की रेंज में आ गया। यूपीएससी और मुश्किल करता है कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा, लीनियंट होगा तो क्या होगा, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, है ना, 90 आ जाएगी, 95 आ जाएगी, है ना, गेटिंग इट। बच्चे तो वो 10 हज़ार ही सिलेक्ट हो रहे हैं जो हो रहे हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो गेम है, वो जो आपकी जो मुकाबला है, वो इट इज़ नॉट अगेंस्ट यूपीएससी, इट इज़ अगेंस्ट जो रेस्ट ऑफ द कंपेटिटर्स, ठीक है। उनसे आपको थोड़ा सा बेहतर करना होता है, और आपने भी पढ़ाई की होती है, बाकी बच्चों ने सबने बहुत पढ़ाई की है। तो इसीलिए लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो अपने माइंड सेट पर थोड़ा सा काबू रखेगा और घबराएगा नहीं बिना बात के, कि हर चीज में हाय तौबा नहीं करेगा, मोस्ट लाइकली वो निकाल लेता है, ठीक है। तो इसीलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रीलिम्स में तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आपका मुकाबला बिल्कुल सभी के साथ बराबर लेवल पर है। ऐसा नहीं है ना कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, लेट्स से आपका ऑप्शनल है मैथ्स, तो सोशियोलॉजी वाले कुछ तो लिख ही देते हैं,
है ना। और मैथ्स में अगर लेट्स से फॉर्मूला नहीं आता तो, लेकिन मैथ्स वालों को एडवांटेज होती है कि अगर आता है तो 10 में से 10 पे ले सकते हैं, सोशियोलॉजी वालों को 10 में से 10 नहीं मिलेंगे कभी। तो इसीलिए कुछ प्लस एंड माइनस हैं, कहीं प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसलिए यहाँ पर प्री कॉन्सीव्ड नोशन लेके मत जाना कि इतना तो अटेम्प्ट करना ही होता है, 100 तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, 80 तो अटेम्प्ट करूंगा। नो, पेपर देख के आप गेस करते हैं कि पेपर अगर बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की थी और मुझे लग रहा है कि ये नहीं सॉल्व हो रहा पेपर, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर, जो कि ये जो सिंपल वाले जो सवाल हैं, जो इजी वाले जो सवाल हैं, इजी वाले सवाल जो मेरे 10 12 14 हो जाते थे, यही मुझे सिर्फ 6 से 8 नजर आए, पेपर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये 16 से 18 नजर आ गए आसान वाले, मुझे पेपर रिलेटिवली आसान आया है। ठीक है, गेटिंग इट। तो इसलिए आप ऑन द स्पॉट भी गेस कर पाते हैं कि पेपर आसान है या मुश्किल। जब आप आइटरेट कर रहे होते हैं, आइटरेशन का मतलब होता है रिपीट करना, रिपीट करना। आप बार बार पेपर में चक्कर लगाते हैं, एक बार एक क्विक ग्लांस करते हुए पेपर मिलेगा, तभी आप फटाफट से देखोगे आसान आसान सवाल दिख जाए। ठीक है, देन उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, आप आसान करते करते आगे बढ़ जाओगे, आधे घंटे में आसान अटेम्प्ट हो जाते हैं। फिर देन नेक्स्ट जो आपका 1 घंटा होगा उसमें आप लेस रिस्क वाले पेपर जो सवाल ढूंढते हो, एंड देन उसके बाद आप मोर रिस्क वाले, साथ साथ में जब चलते चलते आप मार्क करते चलते हो, मार्क करते कि ओके ये मुझे आता है, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ये तो मैं हाथ ही लगाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आइटरेट, पेपर में आप बार बार चक्कर लगाते हैं, एंड दैट इज हाउ यू डू नॉट मिस इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन मिस करना पाप है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान जरूर दें। तो इसलिए प्री कॉन्सीव्ड नोशन लेके मत जाएं कि पेपर में कितने अटेम्प्ट करने होते नहीं करने होते, ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना है। यहीं से ही आपके ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपको ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से दिमाग लगाना होगा। ओके, देन ये कट ऑफ की बात की हमने। यहां पर अब लास्ट डेज हैं कि यहां पर ना 2 चीजों में ही डिवाइड करना चाहिए हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को, वीक एरियाज एंड स्ट्रांग एरियाज। कुछ आपके एरियाज कमजोर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं, तो जो बायो या उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो मेरी वीक हैं, बहुत ही वीक हैं। मैंने बहुत कोशिश करता हूं उस पर काबू पाने की, लेकिन वो मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। इसीलिए मैं चाहता हूं वहां पे ना कि मैं कम से कम बस थोड़ा बहुत एवरेज परफॉर्म कर दूं। यहां मैं सुपरस्टार बनना नहीं चाहता, बट लेकिन मेरे पास कुछ स्ट्रांग एरियाज हैं, जैसे मेरे साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ये मेरे स्ट्रांग एरियाज हैं। यहां पे मैं और चाहता हूं मजबूत करना, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट वाला सवाल आए, मैं चाहूंगा मेरा क्रैक हो जाए। तो इसीलिए जो स्ट्रांग एरियाज को और मजबूत करना जरूरी है, इस पे सवाल सॉल्व करते रहना, लास्ट में भी मुश्किल सवाल भी सॉल्व अगर मिल जाए तो करते रहना। वीक एरियाज में ऊपर से ही आपको काम करना होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर कि अगर मौका लगे, जैसे हो सकता है कि आपका किसी का साइंस एंड टेक वीक है, किसी का ज्योग्राफी वीक है, किसी का पॉलिटी, किसी का एनवायरनमेंट, जो भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री वीक है। हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स है, लास्ट टाइम रैंक 2 ने भी इसको मेंशन किया था, और बहुत से बच्चे थे जिन्होंने प्री निकाला, और पर्टिकुलरली लास्ट मिनट में आपको ये बहुत रैपिडली चीजें रिवाइज करा देता है। अगर आपको लगे कि आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट वीक है, उसी को ही ज्वाइन करना, पूरा ज्वाइन करने का फायदा नहीं है इस वक्त। ठीक है, काफी लेट हो गया, तो इसीलिए आपको लगता है कि साइंस एंड टेक वीक है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जो भी आपको लगता है टॉपिक वीक है, उसमें इसको ज्वाइन कर लेना, एंड अकॉर्डिंगली उसको रैपिडली 2x पे चला के देख लो कि ओके फटाफट से मुझे चीजें समझ आ गई। ओके, देन अब उठने के लिए सुबह उठना, दिमाग चलाना बहुत जरूरी है कि अगर आपका जो पेपर है वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूं मैं, आपको 9 से लेके 4:30 5 बजे तक, है ना, 9 AM to 5 PM एक्टिव ब्रेन चाहिए। देखो, पहली बात तो इसको दिमाग में रखना कि ना ये 1 दिन का पेपर है, 1 दिन का पेपर है, इसको दिमाग पे बहुत हावी मत होने दो कि नहीं मैं कैसे करूंगा परफॉर्म, ये वो। 1 दिन का पेपर है, थक भी जाओगे, आके सो जाना, चाहे पूरा दिन सोते रहना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मेंस में ये अलग तरह का माइंडसेट चाहिए होता है कि मेंस में आपका 1 दिन में 2 पेपर, फिर से 2 पेपर, जो 2-2 पेपर वाली जो चीज होती है उसमें आपको बहुत थकान हो जाती है, और उसके बाद बैक टू बैक, आज भी है पेपर, देन कल भी है पेपर, फिर छुट्टी मिलती है, फिर से पेपर बैक टू बैक होते हैं। वहां पे आपके टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में, और बहुत बैक टू बैक चलते हैं। उसमें बहुत थकान होती है, उसमें लिखना भी बहुत ज्यादा होता है, आप सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो। यहाँ पर कम से कम सामने ऑप्शन लगी हुई है ना, आपको सिर्फ सोचना है कि कैसे टिक 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 लगाना, लिखना बहुत कम होता है, लिखना होता ही नहीं यहाँ पे ना, तो सिवाय नाम लिखने, रोल नंबर लिखने के आप बहुत कम लिखते हो। तो इसीलिए यहां पर 1 दिन की गेम है, इसलिए बहुत इसको क्रेजी होकर मत सोचना कि कैसे होगा मेरे से, ये पूरा दिन कैसे बीतेगा। नो, इट्स जस्ट अ 1 डे अफेयर। इसका इतना दिल पे हावी मत होने दो उसको, दिमाग पे। ओके, लेकिन स्टिल जो सुबह उठना, और ये एकदम से अगर आप रातों को जागते हो, देर तक पढ़ते हो, एकदम से सुबह उठने की आदत नहीं पड़ेगी। तो अभी अगर आपके पास, मेरे मानने में अगर 6 to 7 डेज हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, 6 से 7 दिन में आप अपना प्लान बदल सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। माउंटेनियर्स यूज करते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोहियों को पहाड़ों पर चढ़ना होता है, और पहाड़ों पर चढ़ना जो एक उसका राइट टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ वगैरह होती है, जैसे जैसे सन चमकता है बर्फ पिघलती है, क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, पैर बहुत धंसता है, फिसल भी सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ग्लेशियर भी मूव करता है। तो
इसीलिए पर्वतारोही जो 2 बजे या सुबह 3 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन 2 बजे 3 बजे तो उठने की आदत किसी को है ही नहीं है, तो क्या करें? तो 2 बजे 3 बजे उठने की आदत वो डालते हैं, एंड एकदम अवेक रहने वाली आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस उठ गए आंखें मलते हुए, नो नो नो, उनको प्रॉपर अवेक रहते हुए उठना होता है। तो वो कैसे करते हैं? अपने उठने के टाइम को पीछे 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 मूव करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं? थ्रू फूड। वो जितने बजे चाहते हैं उठना, उतने बजे खाना खाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप 9 बजे उठने के आदी हो, आप 9 बजे उठने के आदी हो, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि पेपर है तो मैं 7 बजे उठना चाहता हूं, तो आपको एक दिन 8:30 बजे उठना होगा, और उठते ही थोड़ी देर में ही खाना खाना है। खाना खाने से आपकी बॉडी डिमांड करती है फूड, फूड डिमांड करती है तो नेक्स्ट डे भी आपको पुश करती है कि 8:30 उठ जाओ कि खाना खाने का टाइम हो गया। फिर आप 8:30 उठेंगे, उसके पहले कोशिश करें कि 8:15 उठ जाएं और खाना खा लें, एंड देन 8 बजे धीरे धीरे जिस वक्त खाना खाने की बॉडी को आदत पड़ जाती है उस वक्त वो उठ ही जाती है। तो इसीलिए फूड के थ्रू माउंटेनियर्स अपनी जो वेकिंग अप टाइम पीछे लेकर आते हैं कि जितने बजे उठेंगे उसके आसपास उठते ही 10-5 मिनट में खाना खा लेते हैं, ताकि बॉडी को एक आदत बन जाए कि उस वक्त वो फूड डिमांड करेगी, एनर्जी डिमांड करेगी। तो इसीलिए वेकिंग अप इज वन ब्रिलियंट हैबिट, और जो आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी टाइमली वेकिंग अप, और इसके लिए आपको ये माउंटेनियर्स हैक बहुत काम कर सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल हैक है, इट वर्क्स। ठीक है, ओके। देन अब पीवाईक्यू रिवीजन करनी है आपको, तो पीवाईक्यू रिवीजन करनी अगेन, अभी अगर वक्त कम है तो ऐसे उठा के मत, जो हैप-हैज़र्ड मत चलना कि आपका जो प्लान है चल रहा है कि मैं अभी साइंस रिवाइज कर रहा हूँ, देन अभी जो थोड़ा इन्वायरमेंट, देन थोड़ा सा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो प्लान बनाया हुआ आपने उसके हिसाब से चलें। लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग पे भारी है कि पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं किए, बहुत बच्चे बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, तो पीवाईक्यू का एक प्लान से कर लेना। इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत रेपिटेशन देखी जाती है और अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। 1 या 2 सवाल दिख गए तो चांदी ही चांदी। देन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इकोनॉमी पॉलिटी में सवाल नजर आते हैं, उनकी टाइप नजर आती है, उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस में नजर आ सकता है। देन एसएनटी बहुत ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, इसीलिए थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन स्टिल सवाल नजर आया हुआ है। एंड 2013 का सवाल 2018-19 में नजर आया हुआ है, ऐसे भी हुआ हुआ है। एंड देन ज्योग्राफी हिस्ट्री, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री में पूछने के लिए, इसलिए रेपिटेशन तो होती है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। एंड अगेन रिटेन करना लास्ट मिनट पे और पेन है, तो इसीलिए ये एक सिंपल ऑर्डर दिमाग में रखना। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं किए एंड चाहते हैं रैपिडली करना तो इस ऑर्डर में करना, ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांस है। ओके, अब सी सैट मुश्किल हो गया है। सी सैट में 40 से 45 सवाल अटेम्प्ट करना एक टास्क बन गया, अचीवमेंट बन गई है। तो अभी तक अगर सी सैट में बहुत कुछ अगर नहीं किया तो सी सैट अभी देखो, जो चमत्कार कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, खुद पे भरोसा करके चले जाना। लेकिन अगर अभी मौका मिले तो 2023 का पेपर सबसे मुश्किल पेपर है अभी तक का, इसको घर बैठ के अटेम्प्ट करना। ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिस करते हुए आपने बहुत से सवाल 2023 के पहले ही अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो इसीलिए 2023 के पेपर को बस 2 घंटे में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जो पहले से सवाल आते हैं उसको भी कर लेना अटेम्प्ट, एंड देखना कितने नंबर लेकर आ रहे हो। एंड देन 2022 का करना, अगर 23 का कर लिया है तो 2022 का पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि 2023 से जो पहले सबसे मुश्किल पेपर था वो 22 का तो पेपर था, एंड 22 से पहले सबसे मुश्किल पेपर था वो 21 का पेपर था। तो कंटिन्यूसली हर साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला गया। तो ये 3 पेपर पक्का ही पक्का सॉल्व करने चाहिए, और लेट्स से कर दिए हैं आपने सॉल्व ऑलरेडी लास्ट मिनट में, लेकिन तब भी टेंशन है, तो 3 FLTs कर लेना जो सीसैट के, काफी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एंड 70-80 मार्क्स अगर मिला पा रहे हो, चांसेस आर वेरी वेरी ब्राइट कि आप पेपर निकाल दोगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर अब, लेकिन सीसैट में अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना कि सबसे जरूरी है, सीसैट में बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी जीएस में भी ये काम करेगा, ये है नो ईगो माइंडसेट। ईगो लेकर नहीं जाना पेपर में कि मैं तो हूं सबसे इंटेलिजेंट, मेरे से अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो ये तो बहुत बड़ी जाती हो गई और मैं ये जाती ठीक करके रहूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, मैंने तो कैट में लिए हुए हैं 99 परसेंटाइल, मुझसे ये सवाल कैसे नहीं क्रैक हुआ, मैं तो उस पर लगाऊंगा टाइम। जहां ईगो आ जाएगी वहां एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए ईगो पेपर के बीच में लेके नहीं आनी, पेपर से पहले लेकर आते, पढ़ाई करते हुए लेकर आते, और 10 घंटे का सेशन लगा रहे हो पढ़ाई का तो लेकर आते, पेपर में लेके मत आना। ठीक है, तो इसलिए नो ईगो माइंडसेट कि आपने किसी सवाल पे अटक गए हो और चिंता हो रही है, मैंने ऑलरेडी इस पे 3 से 4 या 5 मिनट भी लगा दिए हैं, 5 मिनट मेरे बिल्कुल ही व्यर्थ जाएंगे, मैं इसमें काम करता हूं, थोड़े से मिनट 1-2 मिनट और लगाता हूं, बस क्या पता निकलने वाला ही है। आपको पता होता है कि जब सवाल बनने वाला है या नहीं बनने वाला, कि अभी आप सिर्फ कुछ आइटरेट कर रहे हो। तो इसीलिए
ईगो लेके मत आना कि मुझसे सॉल्व कैसे नहीं हुआ, ये तो ऐसे मैंने बहुत सवाल सॉल्व किए हैं, नहीं, आगे बढ़ जाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है यू माइट मिस आउट ऑन ईजियर क्वेश्चंस। जितने भी 2.25 2.5 नंबर का सवाल अगर हमें यहाँ मिल रहा है 2.5 नंबर का, तो 2.5 नंबर का ही आसान सवाल है, 2.5 नंबर ही मिलते हैं। यूपीएससी जब अनगिनत आपके OMR चेक करता है, उसमें वो नहीं ऐसा देखता कि अरे इस बच्चे ने अच्छा ये 8वां सवाल भी सॉल्व कर दिया, वाह 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 कितना महान बच्चा है, ये 8वां सवाल सॉल्व कर दिया, इसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दो। नो, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ईगो बीच में लेके मत आना, स्टक मत रहना। एंड देन इसीलिए पहले 30 मिनट ढूंढना आसान सवाल होते हैं, उनको मिस मत करना। लेकिन आसान सवाल का कहने का भाव सिर्फ यही है कि वो इनफ तो नहीं है ना, कि सिर्फ आसान सवाल मिल जाएंगे मुझे और मैं अटेम्प्ट करके बाहर आ जाऊंगा, मेरा सीसैट क्रैक। नो, दे आर नॉट इनफ बट दे आर देयर, हैं वहां पर, उनको मिस करके नहीं आ सकते। आसान के बाद फिर वही थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल लग रहा है जिस पर टाइम लगेगा, तो फर्स्ट 30 मिनट्स फॉर इजियर क्वेश्चन, नेक्स्ट 1 आवर फॉर स्लाइटली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू स्टिल लेफ्ट विद सम टाइम, तो आखिरी आधे घंटे में कुछ ऐसे सवाल जो आपको लग रहा है कि शायद एफर्ट लगेगा लेकिन निकल जाएंगे, क्योंकि इस पेपर में 40 से 45 सवाल निकाल पाना एक टास्क बन चुका है, एक चैलेंज बन चुका है। उसमें आपको एप्टीट्यूड के भी करने पड़ते हैं, रीजनिंग के भी करने पड़ते हैं सवाल, इंग्लिश के भी करने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी पेपर एनीमोर, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी भी सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 100 नंबर लेकर आने, 150 लेकर आने, अभी भी हमें सिर्फ 67.3 मार्क्स लेकर आने, 66.6 मार्क्स लेकर आने, 70 लगा लो, 70 नंबर लेकर आने। अभी भी हमें इसमें 100-150 लाने का कोई ऐसे वाला कोई हम पर अभी दबाव नहीं है। 70 लाने का दबाव है। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम इसमें दे फ्लंक्ड एंड दे फेल्ड द एग्जाम। तो इसीलिए एक प्लान से जाना, नो ईगो माइंडसेट से जाना, पेपर मुश्किल है इस माइंडसेट से जाना, लेकिन पैनिक मोड में मत जाना। पैनिक मोड में जाने से ऑलरेडी जहां पे आपको चीजें बनानी होती हैं, मतलब सॉल्व करनी होती है ना, मैथ में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, नॉलेज से आप नहीं निकाल पाओगे, सॉल्व करने होते हैं, रीजनिंग में सॉल्व करने होते हैं, जो आपने स्किल सीखा है स्किल अप्लाई होता है। तो इसीलिए पैनिक में स्किल्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखना कि अरे कोई बात नहीं, ढूंढ लूंगा मैं 30 सवाल 25 से 30 सवाल मुझे मिल जाएंगे जो कि आराम से डुएबल होंगे। 10 से 15 सवाल में मैं एफर्ट लगाऊंगा, लेट्स सी 2 घंटे 120 मिनट मिले, पैनिक मत करना, ठीक है। तो पैनिक बहुत एक मेजर किलर है स्किल का। ओके देन इसीलिए, लेकिन अंत में सरकारी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो आपके अभी एडमिट कार्ड पे लिखी हुई हैं कि पेन के बारे में बात की गई है, बॉल पॉइंट लेके जाना, क्योंकि जनरली स्मज हो जाता है, स्मज हो जाएगा तो मतलब पेपर भी फट सकता है, खराब हो सकता है। और जो पेंसिल यूज कर सकते हो, बहुत से बच्चे रफ वर्क के लिए करते हैं कि इतना कहाँ टाइम होता है कि पेन उठाऊं पेंसिल उठाऊं, जो सही लग रहा है जिसमें हाथ तेज चलता है, बॉल पॉइंट ब्लैक पेन बेस्ट है दुनिया का। बस एक ही रखो पेन, तेज चलने वाला 3-4 पेन ले जाना, वो वाले, एक आधा कोई बीच में खराब हो जाता है कई बारी। और स्मार्ट वॉचेस वगैरह अलाउड नहीं होती हैं यूजुअली, तो इसीलिए लेके क्यों जाना कि आप अंत में वहाँ परेशान हो रहे हो कि घड़ी बाहर पड़ी है, आधा दिमाग वहीं पड़ा हुआ है कि घड़ी वहाँ पड़ी है ना। तो इसलिए स्मार्ट वॉचेस वगैरह को अगर जहाँ तक पॉसिबल है या फिर नहीं कैरी करना, कोई गाड़ी स्कूटर वगैरह है उसमें रख देना, तो लेकिन ना कैरी करना बेस्ट है। सिंपल वॉच ले जाओगे तो अलाउड भी हो सकती है। ओके, तो इसीलिए अब यहाँ पर वो तो थी सरकारी इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अगर हमें सरकारी बनना है, सरकारी मतलब सरकार में सिलेक्ट होना है, तो प्लीज इन बातों का ध्यान जरूर रखना कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और ना कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, बिलीफ, मैंने पहले भी आपको बोला है, अपने आप में तो होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिलीफ रखो बाकियों में रखो कि बाकी भी उतना ही घबराए हुए हैं, बाकी भी उतना ही डर का शिकार हैं, बाकी भी उतना ही भूलने से ग्रस्त हैं कि भूल जाएंगे, पेपर में याद नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि सिर्फ सर मुझे ही शायद कोई खास प्रॉब्लम है, मुझे चीजें याद नहीं आती, सभी को नहीं आ रही हैं। और मैं तो टीचर हूं और मेरे पास तो इतनी सारी मेल्स होती हैं और इनबॉक्सेस होते हैं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं, वहां पे बच्चे मुझे बहुत सारे इनबॉक्स करते हैं कि याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें। वर्कशॉप की थी रिसेंटली, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल था, रिपीटेडली इतने सारे बच्चे थे वहां पर, और सिर्फ सभी का एक ही सवाल था, सर याद नहीं हो रहा। तो मैं आपको चाहता हूं बताना कि खुद पे भरोसा करो, उससे ज्यादा भरोसा करो सब पर। सबके साथ ही यही हाल है, सभी का यही आलम है। इफ दैट कंफर्ट्स यू, है ना, कि अगर लगता है ना कि सर मेरे साथ ही कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे पता लगे सबके साथ हो रहा है, आपको थोड़ा ओके लगता है, अच्छा सबके साथ ही हो रहा है, फिर ठीक है। तो इसीलिए ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड मोर देन दैट ट्रस्ट इन एवरीबॉडी एल्स। तो मल्टीपल आइटरेशंस करना मत भूलना, पेपर में नंबर बढ़ते हैं। आप बार बार पेपर को जब गुजरते हो, दिमाग भी तेज चलता है, मेमोरी रिकॉल थोड़ा सा बेटर हो जाता है, आप पेपर के थोड़ा सा ग्रिप में आ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट रिकॉलिंग बेटर। तो मल्टीपल आइटरेशंस को अंडरमाइन मत करना, इस पर भरोसा करना। एंड देन पेपर में जो
ईजियर क्वेश्चन लोकेट करना जरूरी है। अगर आप ना ईजियर क्वेश्चन मिस कर गए ना तो वो बहुत गलत चीज हो जाती है कि नहीं 2 नंबर जीएस में या फिर 2.5 नंबर अपने सीसैट में रिलेटिवली आसान नंबर थे, मिस हो गया, ओहो मुझे सवाल वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। तो इसलिए लोकेट कर लेना, क्योंकि अभी तो ये और भी जरूरी है। अगर मैं 2016 में मैंने आखिरी अटेम्प्ट दिया था, मैं तब की बात करूं, देवर क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट कुछ लगा लो कि 20 या 15 सवाल होंगे जो बहुत डिफिकल्ट थे, अदरवाइज क्वेश्चंस डुएबल थे बहुत सारे। तो मेरा मिस हो जाता था तो मुझे ऐसे कोई खास दर्द नहीं हो रहा था मुझे कि मेरा मिस हो गया, क्योंकि बाकी सारे अटेम्प्ट किए वो भी रिलेटिवली डुएबल है। लेकिन अभी 2024 में, 2023 में, 2022 में जो हमने देखा है वो क्या चीज निकल कर आ रही है, पेपर बहुत मुश्किल है, ईजियर सवाल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे दिया लेके निकलना पड़ता है, लेंस लेके ढूंढने पड़ते हैं कि अरे आसान सवाल को दिख ही नहीं रहा। तो इसीलिए ईजियर क्वेश्चन मिस नहीं करना हमने। ओके ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर देकर जब बाहर निकलें, 11:30 बजे पेपर खत्म होगा, 12 बजे तक बाहर आएंगे आप, तो इन बिटवीन पेपर की डिस्कशन वगैरह मत करना। पेपर का डिस्कशन करने में कि अरे उसका क्या लगाया, 7वें का आंसर क्या मार्क किया, 50वें का क्या मार्क किया, हो गया मार्क कर दिया। अभी अगला पेपर है सीसैट, बहुत ज्यादा जरूरी पेपर है। एंड ये ना बहुत ज्यादा बच्चे समझ चुके हैं इस बात को, लेकिन इन केस लेट्स से आपको लग रहा है कि नहीं आप इंटेंसिटी नहीं समझ रहे सीसैट की, तो थोड़ा जो भारी पड़ सकता है। इसीलिए एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आंसर की डिस्कशन में, चाहता हूं ना आप सब लोग मेरे साथ मेंस में जुड़े, मेरे साथ मेंस के बैच में बैठे, तो इसीलिए आंसर की डिस्कशन मत करना पेपर के बीच में। फालतू का, बिल्कुल फालतू का टाइम वेस्ट है, और लाइक टाइम वेस्ट होता है उसमें भी फालतू ऐड कर दो, वो वाला टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए पेपर के बीच में आंसर की डिस्कशन नहीं करनी। और यहां पर अगर पेपर जैसे खत्म होकर आएगा 11:30-12 बजे, अगर बीच में खाना खाना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो लगती है भूख, मैं तो खाना बीच में खाना चाहता हूं, तो इसलिए 2 बजे तो आपका जो अगले पेपर की स्टार्टिंग हो जाती है, 2:30 बजे आपके स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे आपको वहां जाकर बैठना है सेंटर में। तो आप वहां से 2 से जितना पहले हो सके, मान लो आप 11:30-12 बजे बाहर आ गए, आके प्लीज लंच कर लेना, ताकि 12:30 पौने 1 बजे तक आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, जो उसके बाद हल्की हल्की जो नींद आती है, जो आंखें बंद होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन डाइवर्ट हो गई है पेट की तरफ, है ना, दिमाग धीरे हो जाता है, वो सब चीजें हो चुकी हैं 2 बजे तक। 2 बजे तक खाना डाइजेस्ट हो चुका है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, दे विल एड अप। अगर इफ दे एड अप लेट्स से 2 और 3 मोर मार्क्स, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। कुछ किया ही नहीं, खाना बस पहले ही खाया है, पेपर के बीच में बस डिस्कशन नहीं करी, है ना। ये छोटी छोटी चीजें इफ दे एड अप देन व्हाई नॉट। तो इसीलिए मैं आपको इससे चाह रहा था आपके साथ सेशन करना। और ये जो यहाँ पे जितनी भी ये सभी चीजें हैं, ये वाली एक बार इसको हम अगर कंपाइल कर दें, मैं आपके साथ चाहता हूँ यहाँ पे दोबारा से इसको मैं बताना, ताकि दिमाग में बैठ जाए। मेंस के तक जो दोस्तों जरूर पहुंचना, इंक्रीजिंगली हर रोज हमारे पास ऐसे, इवन की रिसेंटली अभी हमने देखा, जैसे कल मुझे एक वीडियो मुझे मिला, वो रैंक 29 का वीडियो है, एंड उनके पास इको ऑप्शनल था, शी इज चेंज हर ऑप्शनल टू सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड इम्प्रूव्ड हर स्कोर ड्रास्टिकली, एंड 220s में स्कोर था इको ऑप्शनल में, 280s में आ गया सोशो में। तो लेकिन ये सब चीजें देखो कितनी बढ़िया रहती है, कहानी सुनने में कितना मजा आया, सुनने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन ये सब चीजें कितनी धरी की धरी रह जाए अगर हमारा प्री ही क्रैक ना हो, है ना। तो इतने सारे अच्छे ऑसम बच्चे होते हैं हमारे साथ बैच में जुड़ते हैं, पर्टिकुलरली सोशो के बैच में, तो मैं जो साथ खुद भी बैठा होता हूँ वहां पर, मुझे दिखता है वहां पर कि इतने सारे औसम बच्चे इतने बढ़िया आंसर लिख रहे हैं, लेकिन डर होता है कि इनका प्री ही ना हुआ तो, है ना। तो इसीलिए प्री पार करवाना जरूरी चीज है। इसीलिए मैं ये सेशन भी आपके साथ चाह रहा था करना, ठीक है, कि ओएमआर को सिंपली हर 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिल करना, और जो आइट्रेट करते रहना, आसान सवाल मिस नहीं करने, देन थोड़े से रिस्की एंड देन थोड़ा ज्यादा रिस्की, एंड देन जो कुछ नहीं कर पाओगे उसको छोड़ देना, है ना, छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्यों उसमें नेगेटिव मार्क्स लूज करें। एंड देन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो एग्जाम ही बताएगा आपको। अगर आपको लग रहा है आसान ज्यादा दिख रहे हैं एंड पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा समझा पढ़ा लग रहा है, ऑप्शन भी थोड़ी सी अब लग रही है समझदार, पेपर आसान आ गया है, दैट मीन थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर पेपर मुश्किल आए तो अटेम्प्ट घटा भी सकते हैं, 55-60 अटेम्प्ट करके खुशी एकदम व्यतीत कर सकते हो। बहुत मजा आ गया, 55-60 अटेम्प्ट कर दी, मुश्किल पेपर था, आसान आया तो 80-90 भी करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट डे के रिवीजन में वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज में डिवाइड करना चाहिए। वीक एरियाज को ऊपर ऊपर से गुजार लो, जितना बहती गंगा में हाथ धुल जाए बहुत है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी होता है। एफएलटीज करो, एफएलटीज में से सवाल जो सही भी हो रहे हैं उनको भी एनालाइज करो कि पेपर में भी मुझे उसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए, पेपर क्रैक हो जाएगा। एंड देन जो सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी, फूड कैन हेल्प यू, वो माउंटेनियर्स की हेल्प भी करता है कि खाना खाना। एंड देन पीवाईक्यू का प्रायोरिटी ऑर्डर है, इन्वायरमेंट सबसे टॉप पर है वहां पर, तो अकॉर्डिंगली पीवाईक्यू को प्रायोरिटाइज कर लो। एंड देन सीसैट में एक सिंपल सा प्लान बना के जाओ सीसैट में, कि आसान सवाल सबसे पहले ढूंढने होते हैं, उसके बाद स्लाइटली मुश्किल सवाल ढूंढने होते हैं। तो सबसे पहले आधा घंटा आसान सवाल पे, देन 1 घंटे के आसपास थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल सवाल पे, देन लास्ट में अगर लग रहा है कि थोड़ा टॉपिक मुझे आता है ये लेकिन सवाल मुश्किल है, लेट मी ट्राई, है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको जो 40 से 45 नॉट 55, 40 से 45 सवाल अगर ठीक से अटेम्प्ट हो जाते हैं, पेपर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो
इस पूरे के पूरे पेपर में जो अगर आप वहाँ एग्जाम हॉल में बैठे हो, चाहे वो प्री है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है, ईगो बीच में लेके नहीं आनी कि ये कैसा हो सकता है कि मेरी बात कैसे यहाँ पर जो सॉल्व नहीं हो रही, मुझे मुझे कैसे क्वेश्चन कर लिया, मुझे कैसे झुठला दिया। नो, आप अपने घर पे कर सकते हो, दोस्तों के सामने कर सकते हो, टीचर्स के सामने भी अपनी ईगो दिखा देना, लेकिन यूपीएससी के सामने नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमसे इम्पर्सनली मिलती है। इम्पर्सनल मतलब हमसे फेस टू फेस तो मिलती नहीं है। यूपीएससी कब मिलेगी हमें? एक तो हमें ओएमआर की शीट के थ्रू मिलेगी यूपीएससी मिलेगी, देन हमें अपनी मेंस की आंसर बुक्स के थ्रू, जिसमें यूपीएससी के ओएमआर में आप टिक करके बता के भेजोगे, सर मुझे ये सवाल आता है, देखो मैंने ये मार्क किया। आंसर शीट में कुछ लिख के भेजोगे, सर मेरा ये जवाब है इसका। पर्सनली तो मिलती नहीं है। पर्सनली यूपीएससी मिलेगी आपको इंटरव्यू में, है ना। तो इसीलिए ईगो बीच में लेके आनी ही नहीं कहीं पर, ठीक है। प्लीज इस बात का जो थोड़ा ध्यान रखना, दिमाग में रखना। बाकी अगेन हर साल बच्चे पेपर क्रैक करते हैं। आप 10,000 में आने वाली जो ऐसी जो संभावना को बढ़ाएं, है ना। पढ़ाई की है, ऑफ कोर्स पढ़ाई करने का कोई यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई पर्सनल कोई डाउट है, कुछ अगर लेट्स से कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेरीज एज पॉसिबल, क्योंकि लास्ट डेज हैं एंड इंपॉर्टेंट डेज है। ऑलराइट दोस्तों, एंड आई विश यू लाइक ऑल द बेस्ट, एंड दे माइट बी मोर वीडियोज कमिंग जो कि स्पेसिफिकली लास्ट मिनट पे हेल्प करते हैं। कंटेंट स्लीपी क्लासेस प्रोवाइड सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे काम करता रहता है दिन भर। और दूसरी चीज़ है अब गाइडेंस। दूसरी चीज़ है जो हमारे बैचेस में नहीं जुड़े हुए उनको भी कंप्लीटली ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू गाइड करना। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में, एंड मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। बाय बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।